हेलो एवरीवन। तो यार कैसे हो सभी लोग। तो आज मैं एक नई प्रॉब्लम के साथ आया हूँ ना। और ये प्रॉब्लम थोड़ी सी इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ी सी बच्चों के लिए बहुत कंफ्यूजिंग सी हो रखी है, क्योंकि अलग अलग मेथड से करने पर इसको और अलग अलग आंसर मैच करते हैं बच्चों के, कि अलग अलग आंसर प्रोपोर्शनैलिटी मैच कर जाती है, लेकिन एक्सप्रेशन अलग अलग आता है। तो उसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि ये वाला तरीका सही है कि ये वाला तरीका सही है, क्योंकि टीचर कभी एनर्जी वाले मेथड से करवा देता है और कभी F=dv/dt वाले मेथड से करवा देता है। तो स्टूडेंट्स भी कंफ्यूज रहते हैं कि इन टीचर्स ने ऐसे करवा रखा है, इन टीचर्स ने ऐसे करवा रखा है। तो करेक्ट चीज़ क्या है उसमें, और क्या क्या चीज़ें हम इसमें अजम्पशन मान करके इस चीज़ को सोल्व करने वाले हैं, और एक्चुअल में ये फंडामेंटल प्रॉब्लम है क्या। तो देखो, सबसे पहले तो IIT जेईई स्क्रीनिंग 2000 के अंदर ये प्रॉब्लम आ रखा है। उसके बाद से ये बुक्स वगैरह में और ये सब में ये चल रहा है ना। तो बहुत सारे कोचिंग मटेरियल्स में या फिर टेस्ट वगैरह में आता है। तो अलग अलग तरीके से करने पर बच्चों के अलग अलग आंसर आते हैं, तो फिर वो कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन क्या है, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ, है ना। क्वेश्चन सिंपल सिंपल क्वेश्चन है कि विंड पावर जनरेटर है ना। उसमें विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जो कि, और इसमें अगर हम क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से चलेंगे ना, तो हमें क्वेश्चन को सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और हम आंसर भी जो सबसे ज्यादा सही अप्रोक्सीमेटेड आंसर उसी पे पहुंचेंगे। क्वेश्चन में लिखा है कि अज्यूम दैट द जनरेटर कन्वर्ट्स ए फिक्स्ड फ्रैक्शन ऑफ विंड एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय इट्स ब्लेड्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर विंड स्पीड v, द इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट विल बी प्रोपोर्शनल टू। ये जो लाइन है कि अज्यूम दैट दी जनरेटर कन्वर्ट्स ए फिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी कि कुछ जो एनर्जी उसको मिलेगी उसका एक फ्रैक्शन वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। और किसका, कौन सी एनर्जी जो उसको मिल रही है, विंड एनर्जी। जो विंड एनर्जी इंटरसेप्ट करेगी ना, उसे टकराएगी। विंड जो टरबाइन है, वो तुम्हारी ब्लेड्स हैं, विंड टरबाइन की जो ब्लेड्स हैं, उनसे जो टकराएगी, उसकी एक फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी, यानी कि हो सकता है आधी एनर्जी उसमें से 1/4 एनर्जी है ना, वो एफिशिएंसी पे डिपेंड करेगा, उसकी कितनी एफिशिएंसी है। उस पे एनर्जी इंटरसेप्ट जो हो रही है उसका कुछ फ्रैक्शन वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो पूछ रहा है कि अगर विंड इस v स्पीड से फ्लो कर रही है, तो इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट जो होगा वो वेलोसिटी के किस पावर के प्रोपोर्शन में होगा। सबसे पहले तो जो मैं तुम्हें विंड टरबाइन दिखाऊं, तो कुछ इस तरीके की तुमने देखी होंगे ना। इसकी जो ब्लेड है, ब्लेड की तुम शेप देखो। ब्लेड की शेप होती है बाहर जाते जाते इसकी, ये जैसे एरोप्लेन का जो विंग होता है ना, वो इस तरीके का होता है, कुछ ऐसा ही इसका भी डिजाइन बनाया गया होता है। ठीक है। कुछ इसी तरीके का इसका डिजाइन होता है, और इसको अगर मैं ब्लेड्स को जूम इन करके देखूं, तो कुछ इस तरीके की ब्लेड्स होती हैं, है ना। ये ऐसे स्लांट ब्लेड्स होती हैं ना, बिल्कुल फ्लैट ब्लेड नहीं होती जैसे फैन की होती हैं। फैन की ब्लेड्स को भी थोड़ा सा टिल्ट किया जाता है, क्योंकि वो एयर को पुश करे, तो एयर फ्लो करे। अदरवाइज फ्लैट ब्लेड्स होंगी तो फिर उसके एयर को क्रॉस करके वो मूव कर जाएगी थ्रू थ्रू दी एयर, और एयर पार्टिकल्स थ्रो नहीं हो पाएंगे उसकी वजह से। ये उल्टे पर्पज से काम करते हैं। इस पे एयर पार्टिकल खुद जब हवा चलते हुए थ्रो करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो जब वो टकरा करके आगे निकलेंगे, सामने से अगर मान लो ऐसी फ्लैट ब्लेड होती, सामने टकरा रहे हैं, तो बस वो टकरा रहे हैं इस पॉइंट के अबाउट, इस पे अंदर की तरफ ऐसे जाने के लिए ऐसे ऐसे टॉर्क लगेगा। अब ऐसे तो ब्लेड को, ऐसा तो है नहीं कि इसके अबाउट अंदर ब्लेड को मोड़ना है हमें, ऐसा तो है नहीं, हमें इसको घुमाना है। तो इसको थोड़े स्लांट बनाया जाता है कि विंड जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं आके टकराएं, और ऐसे टिल्ट स्लांट लाइन से टकराएं, और वो ऐसे डेविएट होके चले जाएं, और इसकी वजह से इस पे जो पुश मिले, उसका एक पुश उसका परपेंडिकुलर आए इसकी आर्म जो बनेगी इसके, और वो उसके अबाउट इस सेंटर वाले एक्सिस के अबाउट इसको टॉर्क देकर घुमा पाए। तो वो उसकी डिजाइन है, एरोडायनेमिक्स है वो, हमें उस पर जाने की जरूरत नहीं है। बट क्योंकि जो कन्फ्यूजन वाली जो चीज़ है, उसमें ये समझने में हेल्प मिलेगी कि ये जो ब्लेड्स होती हैं वो किस तरीके से काम करती हैं, कैसे रोटेट होती हैं, किस तरीके से कोलिजन होता है एयर का। इसलिए मैं पहले ही तुम्हें बता दे रहा हूँ। अगर जो क्वेश्चन में दिया गया है सॉल्यूशन, जो अजम्पशन, उसी को ध्यान में रखते हुए और उसी के मेथड पर हम फोकस करें, तो ध्यान से देखो, इसमें बोला गया है कि काइनेटिक एनर्जी का एक फ्रैक्शन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो काइनेटिक एनर्जी लिख लेते हैं भाई, कि हम ऐसा मान लेते हैं कि ये जो विंड है, ये इसकी जो ब्लेड्स हैं उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। यानी कि ये जो ब्लेड्स हैं ना, ये इस रीजन में जाती हैं, तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये जो सर्कल बनेगा इसका, इसको सेंटर मानते हुए, इस सर्कल का क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्योंकि यहाँ पर इस रीजन में आने वाली जो एयर है वो इस ब्लेड से टकराएगी। अब पूरी की पूरी एयर से नहीं टकराएगी, परंतु हम ये मान लेते हैं कि भाई ये इस क्रॉस सेक्शन में आने वाली एयर ही इसको एनर्जी देगी। तो इस क्रॉस सेक्शन में मान लो इसका रेडियस ये आर है, या जो भी है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए ही मान लो। इस एयर क्रॉस सेक्शन में एयर जो सामने से आ रही थी वो v1 स्पीड v से आ रही थी। अब टकराने के बाद ऐसा थोड़ी ना कि हवा रुक जाती है आगे, हवा की स्पीड 0 हो जाती है, आगे हवा ही नहीं जाती, फिर एयर पार्टिकल आगे भी ट्रेवल करते हैं। तो मान लो कोलिजन के बाद उसकी स्पीड v2 हो जाती है। समझ में आ गई बात।
और ऐसे बिल्कुल हॉरिजॉन्टल भी ट्रैवल नहीं करती, क्योंकि ये विंड इसकी ट्यूब ब्लेड्स घूमती हैं, तो ये जो इसका फ्लो होता है कुछ इस तरीके का होता है, वो हम आगे देखेंगे, है ना। उसकी जो इसकी जो इस पे जो रिसर्च पेपर्स हैं या फिर इसके ऊपर जो थ्योरी डेवलप करी गई, मैं तुम्हें पूरा दिखाऊंगा उसमें करेक्ट एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या होना चाहिए, है ना। हम उसके साथ उसको भी देखेंगे और वो फिर अपने सारे कन्फ्यूजन दूर करेंगे धीरे धीरे। तो पहले इस सिंपलीफाइड रखते हैं। जो अजम्पशन लेने के लिए क्वेश्चन में कहा गया है कि जो स्पीड v से विंड अगर आ रही है, तो उसकी कुछ एनर्जी, उसका कुछ फ्रैक्शन हम उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पाते हैं। तो इस क्रॉस सेक्शन में v1 स्पीड यानी कि v स्पीड से एयर फ्लो होती हुई आ रही है। मैं बोलता हूँ कि हर सेकंड कितना, उसमें पावर पूछा है ना, पावर, तो हम देखेंगे हर सेकंड कितनी एनर्जी इस क्रॉस सेक्शन में, अगर हम ये मान लेते हैं अगर ये ब्लेड्स नहीं होती यहाँ पे, तो उस क्रॉस सेक्शन से हर सेकंड जो एयर फ्लो करके जाएगी उसके पास कितनी एनर्जी है, हर सेकंड इस क्रॉस सेक्शन से कितनी एनर्जी फ्लो करके जाएगी, उसी का तो एक फ्रैक्शन ब्लेड से टकराने के बाद में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो हम सिंपल इस मेथड इस लैंग्वेज पर स्टिक रहें तो हम बिल्कुल सही आंसर पे पहुंचेंगे, जो कि सबसे ज्यादा अप्रोक्सीमेटली करेक्ट आंसर होगा दोनों मेथड्स में से। एक मेथड F इक्वल टू पावर डिलीवर्ड फोर्स इनटू वेलोसिटी F डॉट V से करेंगे, उसमें F को dp बाई dt से निकालेंगे। और दूसरा एनर्जी वाला मेथड, कि ये जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी एयर पार्टिकल्स हैं, ये जाएंगे तो इस क्रॉस सेक्शन में जितने भी एयर मॉलिक्यूल्स क्रॉस करेंगे एक सेकंड के अंदर, हर सेकंड जो मॉलिक्यूल्स क्रॉस करें तो वो टोटल कितनी एनर्जी है उनके पास में, तो हर सेकंड इस क्रॉस सेक्शन से कितनी एनर्जी आगे ट्रांसफर हो जाएगी अगर यहाँ पे ब्लेड्स नहीं होंगी, तो वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि उसी का एक फ्रैक्शन किसमें कन्वर्ट होगा। मान लो उसका 1/4, 1/10, 1/5 या 1/3 जो भी फ्रैक्शन जो कन्वर्ट हो रहा होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, वो हो रहा होगा। तो हम वो एनर्जी निकाल लेते हैं हर सेकंड इस क्रॉस सेक्शन से पास होने वाली जो ब्लेड्स का एरिया होगा। तो मान लेते हैं, ये बोल रहा है कि मास ऑफ एयर स्ट्राइकिंग विद विंड टर्बाइन पर सेकंड, कितना वो उसे टकराएगा पर सेकंड, या फिर मैं इसको ज़्यादा सही तरीके से लिखूँ, मास ऑफ एयर क्रॉसिंग द विंड टर्बाइन क्रॉस सेक्शन, मास ऑफ एयर क्रॉसिंग विंड टर्बाइन, ऐसा लिख दूँ, एयर क्रॉसिंग विंड टर्बाइन पर सेकंड, है ना, कितना क्रॉस कर रहा है। तो वो dm बाई dt लिख लें, तो हर सेकंड जो मास क्रॉस करेगा उसका रेट, मतलब कि रेट ऑफ मास ट्रैवल हम बोल सकते हैं dm बाई dt। तो dm बाई dt कितना बन जाएगा, इसकी डेंसिटी मान लो एयर की रो है, और एक सेकंड में हमें पता है कि एक सेकंड में इन चीज़ों में कंफ्यूजन नहीं है, तो मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वेलोसिटी v अगर स्पीड है तो एक सेकंड में कितनी डिस्टेंस चल जाएगा, v इंटू टी के हिसाब से, t को एक सेकंड रखेंगे तो l बराबर v डिस्टेंस के बराबर, है ना। एक सेकंड के अंदर l इक्वल टू वी इंटू टी, यानी कि v इंटू 1 सेकेंड। तो एक सेकंड में वेलोसिटी v जितना भी है, मान लो 5 मीटर पर सेकंड है ना, तो 5 मीटर दूर तक का एयर पार्टिकल आकर के इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर चुका होगा। तो डेंसिटी इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया ए, और लेंथ कितनी, वेलोसिटी v के बराबर, एक सेकंड में v लेंथ के बराबर का जो भी वॉल्यूम होगा वो पूरा वॉल्यूम इसको क्रॉस कर जाएगा एयर का। ठीक है, इतना वॉल्यूम आ गया और इतनी डेंसिटी, तो ये मास आ गया। हर सेकंड इतना मास इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर जाएगा अगर यहाँ पे ब्लेड्स नहीं होंगी। समझ में आ गई क्या बात? अच्छा, उस मास के पास में कितनी एनर्जी रही होगी, तो हर सेकंड कितनी एनर्जी क्रॉस करेगी, हम ये समझ लेते हैं। सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम, इट इज मेंशन्ड दैट द फ्रैक्शन ऑफ विंड एनर्जी कन्वर्टेड इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो साफ साफ बोल रखा उसने, उसी तरीके से करना है तुम्हें। तो हम बोल रहे कि कोई टर्बाइन नहीं है यहाँ पे इस क्रॉस सेक्शन से विदाउट स्ट्राइकिंग, जो एयर पास कर रही है, कोई अगर यहाँ पे विंड टर्बाइंस नहीं होंगी, यहाँ पे ये विंग्स नहीं होंगे, तो आगे क्रॉस करने वाली एयर सीधे जाएगी, v स्पीड से चली जाएगी। ठीक है, तो पावर कितनी क्रॉस कर रही होगी, तो dm मास है, dt टाइम में फ्लो कर गया, उसके पास में कितना काइनेटिक एनर्जी रहा होगा, d के काइनेटिक एनर्जी हाफ dm इंटू वी स्क्वायर। अगर dt टाइम में dm मास गया तो उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी, हाफ उसका मास dm इंटू वी स्क्वायर। तो पावर डी के बाई डी टी, भाई काइनेटिक एनर्जी अपॉन में टाइम, जितना एनर्जी अपॉन में टाइम लिखेंगे, तो डी के बाई डी टी क्या बन जाएगा, हाफ डी एम बाई डी टी इंटू वी स्क्वायर। और डी एम बाई डी टी की कितना मास क्रॉस कर रहा है, तो वो बन जाएगा हाफ रो ए वी इंटू वी स्क्वायर। रो ए वी क्या बन जाएगा, डी एम बाई डी टी। और पावर टोटल कितनी क्रॉस कर रही है, हाफ रो ए वी क्यूब। ये बिल्कुल सही कैलकुलेशन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि अगर वहाँ पे उस क्रॉस सेक्शन में कोई विंड टर्बाइन नहीं होगी तो इतनी पावर उससे क्रॉस करेगी ही करेगी। अच्छा, इसी का एक फ्रैक्शन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो मान लो वो नीटा फ्रैक्शन जो वो नीटा है, टोटल एनर्जी पावर जो क्रॉस कर रही है उसका आउटपुट पावर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में मिलेगा उसका कोई फ्रैक्शन होगा नीटा। ये 0 से 1 के बीच में कोई फ्रैक्शन होगा कि उसका आधा हो रहा है कि 0.6 हो रहा है, 0.3 हो रहा है, वो नीटा फ्रैक्शन है। तो भी जो आउटपुट पावर है वो नीटा टाइम्स हाफ रो ए वी क्यूब आएगी।
तो आउटपुट पावर v की पावर 3 के प्रोपोर्शन में आ रही है, बिल्कुल सही सॉल्यूशन है, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसा फंडामेंटली क्वेश्चन में लिखा गया था कि इस तरीके से करना है, हमने वैसे ही करा है, और करेक्ट आंसर है पावर प्रोपोर्शनल टू v की पावर 1/3। आई होप कि तुम्हें अभी तक तुम जिस भी तरीके से कर रहे थे, तुम इसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर लिख करके उसको डिफरेंशिएट कर रहे थे, हाफ डी एम बाई डी टी वी स्क्वायर डी एम बाई डी टी को यही लिख रहे थे रो ए वी। बट उससे ज्यादा अच्छी क्लैरिटी अब तुम्हें इन चीजों से मिली होगी कि हम क्या करना क्या चाह रहे हो क्या रहा होगा जो तुम वो चीज कर रहे हो ना, हाफ डी एम बाई डी टी इंटू वी स्क्वायर, उसमें वो उसका मतलब क्या है। तो वो तुम्हें समझ में आया होगा कि वो है कि वो टोटल पावर कितनी क्रॉस कर सकती है, वो टोटल पावर है, बट उतना ट्रांसमिट टर्बाइंस को या फिर इनकी ब्लेड्स को होगा नहीं ना। क्यों? क्योंकि पूरी एयर थोड़ी स्ट्राइक कर जाएगी, जो गैप्स हैं उनमें से भी एयर निकल जाएगी, साथ में सीधा कोलिजन होकर के पूरी एनर्जी इनको ब्लेड्स को ट्रांसफर भी नहीं करेगी। ऐसा थोड़ा ना कि एयर इससे टकराएगी और खुद रुक जाएगी, पूरी एनर्जी इनको ट्रांसफर कर देगी। कुछ आगे जो पास ऑन हो रही है, एक तो वो लीकेज तक समझ लो उसका कि कुछ एयर तो बिना स्ट्राइक करे चली जाएगी, कुछ टकराएगी तो वो वहीं रुक नहीं जाएगी, है ना, वो भी आगे पास ऑन होगी। तो कुछ एनर्जी ऑलरेडी एयर के पास रहेगी, कुछ उसका कुछ फ्रैक्शन ही उसमें से ट्रांसमिट होगा, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। अब देखो इसमें इससे कंफ्यूजन क्या है, आंसर v⁻³ सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसमें कंफ्यूजन ये है कि स्टूडेंट्स या फिर जब टीचर इस एक और तरीके से सोल्व कर लेते हैं इसको, कि सेकंड जो मेथड होता है कि पावर जो होती है वो तो F.V भी होती है, और फिर बोलते हैं कि देखो फोर्स तो मैं dp/dt से लिख सकता हूँ, p को mv कर लिख दूँ कि मान लो मोमेंटम है एयर का m इंटू वी, मास m टकरा रहा है मान लो dt टाइम में, तो m इंटू वी उसका मोमेंटम है, तो dp/dt वो क्या बन जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करो तो dm/dt इंटू वेलोसिटी v, और dm/dt रो ए वी है जो ऊपर कैलकुलेट करा, इंटू वी रो ए वी स्क्वायर, इतना फोर्स लगेगा टर्बाइंस पे, उसकी विंग्स पे, ठीक है, टर्बाइन ब्लेड्स पे। अब बोला कि पावर F.V कर दो, फोर्स ऐसे लग रहा है इन विंग्स पर, और एयर भी ऐसे ही चल रही है, तो रो ए वी स्क्वायर इंटू वी और रो ए वी क्यूब, ये आंसर आ जाता है। और प्रोपोर्शनैलिटी बिल्कुल करेक्ट है, P प्रोपोर्शनल टू v⁻3, क्वेश्चन सही हो जाता है। पर जब वो ये दोनों मेथड कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर आंसर आ रहा था हाफ रो ए वी क्यूब। हालांकि वो इस तक नहीं करते हैं, इतना नहीं करते हैं, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है, वो समझ लेते हैं कि हाँ चलो फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी है तो इतना मैक्सिमम इतना एनर्जी कन्वर्ट हो सकता था, बट उतना होगा नहीं, उसका कुछ फ्रैक्शन हो रहा है। तो v⁻³ आ रहा है, इसमें हाफ कोफिशिएंट आ रहा है, इसमें कोफिशिएंट हाफ नहीं आ रहा, इसमें भी टोटल पावर इतनी है, उसका कुछ कोफिशिएंट ट्रांसफर होगा नीटा टाइम्स, तो नीटा टाइम्स रो ए वी क्यूब। अब मान लो 30% एनर्जी ट्रांसफर होती है, ये तो रो ए वी का 30% है, यहाँ पे हाफ रो ए वी क्यूब का 30% है, रो ए वी क्यूब का 30% और इसका, उसमें तो डिफरेंस आ जाएगा, ये आधी एनर्जी उसके कंपैरिजन में, आधी पावर है। तो बोल रहे कि सर एग्जैक्ट यानी सही वाला फॉर्मूला कौन सा है और सही वाला मेथड क्या है। तो देखो वो वाला मेथड तो बिल्कुल वही हम मान रहे हैं ना कि भाई एनर्जी टोटल कितनी, पावर कितनी ट्रांसमिट हो सकती है उस क्रॉस सेक्शन से, उसका एक फ्रैक्शन जाएगा, इसमें तो कोई हमें मिस्टेक समझ में नहीं आती है ना, सब कुछ सही करा हमने। यहाँ पर कोई दिक्कत है तो वो देखते हैं। सबसे पहले तो फोर्स लिखते हैं, dm/dt इतना फोर्स लगेगा, तो सबसे पहली बात मैंने तुम्हें ब्लेड्स दिखाई, सीधे टकरा करके रुकती नहीं है एयर। मान लो हमने ऐसा मान भी लिया जमसन की बिल्कुल फ्लैट ब्लेड्स हैं, ऐसे ओब्लिक कोलिजन नहीं हो रहा एयर पार्टिकल्स का, तो मान लो इतना फोर्स लग भी गया, समझ में आ गई बात, मान लो इतना फोर्स लग भी गया, हालांकि इतना लगेगा नहीं क्योंकि ओब्लिक कोलिजन होगा ब्लेड्स के साथ में, और वेलोसिटी v, ठीक है, इस v वेलोसिटी के साथ में जा रहे थे एयर पार्टिकल्स, तो इतना फोर्स उन्होंने लगाया, हालांकि टकराते समय ओब्लिक कोलिजन हुआ है तो एंगल पे स्ट्राइक हुआ है अलग अलग जगह पर, तो सीधा इतना फोर्स लिखना सही चीज़ नहीं है। दूसरी बात, पावर लिखा फिर F.V से और फोर्स इंटू वेलोसिटी लिख दिया और ये आंसर निकाल दिया। इसमें कमियां क्या है, ध्यान से सुनो। इस सॉल्यूशन में रॉन्ग चीज़ ये है कि सबसे पहले तो टर्बाइन ब्लेड्स हैं, फ्लैट नहीं है, कर्व्ड है, तो तुम ऐसा फोर्स लिख नहीं सकते सीधा सीधा। दूसरा, पावर F.V में कोई भी ऑब्जेक्ट है, इस पे फोर्स F लगाओगे, इसकी वेलोसिटी v है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जहाँ पे फोर्स लगा उसकी वेलोसिटी v है, तो फिर पावर डिलीवर्ड F.V से लिखा जाता है। यहाँ पर जो ब्लेड्स हैं, जैसे ये ब्लेड है, ये कर्व्ड ब्लेड है, मान लो इस पे, ये कर्व्ड ब्लेड पर ऐसे स्ट्राइक करके जाएगा लेकिन घूम ऐसे रही है ये पावर, इस समय फोर्स मान लो ऐसे तिरछा उसको कंपोनेंट लें भी, उस तरफ उसकी वेलोसिटी भी लें, तो वो तो विंड की वेलोसिटी, इसका जो विंग है, ब्लेड है, उसकी वेलोसिटी और उस पर फोर्स लिखना चाहिए था, एयर की वेलोसिटी और उसका ये फोर्स हमने मान लो 100% मान भी लिया, ऐसे ही लग रहा है, तो भी ये एयर की वेलोसिटी कैसे लिख सकते हो तुम, ब्लेड की वेलोसिटी आएगा ना उस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की। तो इसमें तो बहुत सारी कमियां हैं इस सॉल्यूशन के अंदर। हालांकि प्रोपोर्शनैलिटी पे फर्क क्यों नहीं पड़ा, फिर बोलोगे सर प्रोपोर्शनैलिटी पे फर्क v⁻³ क्यों आ रहा है, क्योंकि जो विंड की वेलोसिटी होगी वो भी एयर पार्टिकल्स टकरा रहे हैं, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी जिस पॉइंट पर कोलिजन हो रहा है उस डायरेक्शन में जो उसकी वेलोसिटी आएगी वो भी v के फंक्शन में ही आएगी ना भाई, v का 1/3 होगा, 1/4 होगा, कुछ ना कुछ उसका कोफिशिएंट में ही आएगा, v के फॉर्मेट में ही आएगा।
तो वो वेलोसिटी जो तुम v लिख रहे हो वो ऑलरेडी, मान लो ये जो वेलोसिटी है इंटू v, ये मान लो v/3 बनती उसकी ब्लेड की वेलोसिटी उस तरीके से, तो वो v/3 आ जाता, v/4 बन जाता। फोर्स में जितना फोर्स बन रहा है उसमें कुछ कोफिशिएंट आता, वो दोनों ही कोफिशिएंट मिसिंग है, इसलिए इसमें जो फाइनल कोफिशिएंट है वो मिसिंग है, वो गलत है। समझ में आ गई क्या बात? इसलिए हमें एनर्जी वाले मेथड पे ज़्यादा जाना ज़्यादा सही है उसमें, क्योंकि इसे कोलिजन किस डायरेक्शन में हुआ है, किस वेलोसिटी से गया है ब्लेड्स, उसको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गई क्या बात? हालांकि प्रोपोर्शनलिटी वाइज ये तरीका कोई दिक्कत नहीं, प्रोपोर्शनलिटी देखनी है तो तुम्हें फोर्स इस v⁴ पे डिपेंड करेगा और उसकी वेलोसिटी v⁴ पे डिपेंड करेगी, तो प्रोपोर्शनलिटी में v² इंटू v⁴ पे डिपेंड करेगा, वो बिल्कुल सही है। लेकिन ये फिजिकली अगर मैं देखूं करेक्ट सॉल्यूशन नहीं है, ये कोफिशिएंट वाइज सही सॉल्यूशन तुम्हें देगा नहीं, इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड करी हुई नहीं है, इसमें और भी बहुत सारे जम्पशन एक्स्ट्रा जो होंगे वो मान रखे हैं, सीधे सीधे सोल्व सिंप्लीफाई कर रखे हैं। सोल्व करने के लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से प्रोपोर्शनलिटी के हिसाब से बिल्कुल सही है, बट फिजिकल सिचुएशन में ये ज़्यादा करेक्ट है। समझ में आ गई क्या बात? और इनमें डिफरेंस क्या है मैंने समझा दिया, इसमें एनर्जी, इसमें तो कोलिजन किस तरफ हुआ क्या होगा वो तो हमने देखा ही नहीं ना, कितनी पावर ट्रांसमिट हो रही है उसका एक फ्रैक्शन होगा, वो हम निकाल लेंगे कितना फ्रैक्शन जितना भी है। तो ये इतनी मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट हो सकती है, मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट इतनी हो भी नहीं सकती, इसमें भी हाफ का कोफिशिएंट आना चाहिए था, क्योंकि और वो क्यों मिस हुआ, क्योंकि हमने 2 बार गलतियां करी हैं फोर्स कैलकुलेट करने में, इसमें भी कोफिशिएंट गलत आ रहा है और वेलोसिटी भी ये गलत चीज़ की लिखी हुई है। ठीक है, तो ये इसमें कमियां हैं। प्रोपोर्शनलिटी सेम है क्योंकि वो ब्लेड्स की वेलोसिटी v के ही पावर 1 में आएगी। अब मैं अपने आर्ग्यूमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए, ताकि कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर भी बढ़ना चाहिए कि हाँ ये चीज़ बिल्कुल करेक्ट तरीके से एक्सप्लेन करी गई है ना, बाकी मैंने फंडामेंटली जो समझाया बच्चे समझ गए होंगे, बट फिर भी उस आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए मैंने भी इस पर रिसर्च करी है, ऐसे ही नहीं कि मैं अपनी तरफ से बोल करके और फिर पीछे हट जाऊंगा कि शायद मैं भी उसमें डायलेमा में रहूं। नहीं, फिर मैंने इस पर रिसर्च भी करा कि क्या ये सच में सही है। तो यहाँ पे ये पेपर तुम देख सकते हो, यूजीएमएम यूनिवर्सिटी है, उसमें मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ए विंड टरबाइन पर एक्सप्लेन, पूरी थ्योरी इसमें एक्सप्लेन करी गई, कितनी कैसे कैसे होगा, कैसे फोर्स लगेगा, इसमें सारी चीज़ें तुम चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, है ना, इंटरनेट पे तुम्हें ये पेपर मिल जाएगा। लेकिन क्योंकि इतनी डिटेल में तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे फ्लो तुम अभी 11th-12th क्लास में नहीं पढ़ सकते। तो एयर का कैसे फ्लो होगा, कैसे टकराएगी, कितना पावर उसका मैक्सिमम इसमें ट्रांसमिट हो सकता है, तो वो सारी कैलकुलेशंस में सिखा सकती है। डॉट जो लगा देते हैं किसी भी क्वांटिटी पे वो डिफरेंशिएशन होता है, ये एम डॉट मतलब dm/dt है। ठीक है ना, ये पूरा उसमें कैलकुलेशन करके दिखा रखा है और काफ़ी अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन्ड है। ये जो कोफिशिएंट बन रहा है देखो, ये इस तरीके से कोफिशिएंट बनता है, ये उसकी एफिशिएंसी पर डिपेंड करते हैं, ए का जो फैक्टर है। और सिंपल उसी तरीके से ये चीज़ एक्सप्लेन करी गई है कि अगर हम ये मान लें कि भाई कितनी पावर ट्रांसमिट हो सकती है मैक्सिमम, भाई अगर ब्लेड्स नहीं है वहाँ पे तो कितनी पावर उसमें आगे ट्रांसमिट होगी, तो वो इस तरीके से हाफ रो एरिया इंटू वेलोसिटी की पावर 3 इतना मैक्सिमम पावर जा सकता है। और उसकी एफिशिएंसी फिर निकालते हैं तो फिर एक्चुअल पावर इतनी ट्रांसमिट होती है, मैक्सिमम इतनी हो सकती थी, है ना। तो लॉसेज हो रहे हैं, लॉसेज क्यों हो रहे हैं, क्योंकि कुछ बिना स्ट्राइक कर रहे हुए चले गए, और एक चीज़ ये है कि ऑब्लिक कोलिजन हो रहा है, तो मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसमिट हो ही नहीं पा रही। तो उसकी जो एफिशिएंसी हो सकती है वो मैक्सिमम, ये पूरा कैलकुलेशन दिखा रखा है 59.26, 60% के आसपास ये मैक्सिमम एफिशिएंसी हो सकती है, इससे ज़्यादा एफिशिएंसी हो भी नहीं सकती किसी विंड टर्बाइन की। इसको बैड्स लिमिट के नाम से भी जाना जाता है। मैं इतनी डिटेल में नहीं जानता था, मैंने इसके बारे में रिसर्च करी तो पढ़ने को मिला, तो मैंने सोचा तुम्हारे साथ भी शेयर करूं। तुम्हें इतना डीपली इस रिसर्च पेपर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो बस तुम्हें ऐसे ही दिखा दे रहा हूँ कि ऐसी ऐसी चीज़ें जो जनरल सिनेरियोज पर बेस्ड हो सकती हैं, उनको हम जितना सिंप्लीफाई क्वेश्चन में दे रखा है उसी सिंप्लीफाइड तरीके से सोल्व करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है ना। और वही मेथड उन्होंने यूज़ करा था कि भाई मैक्सिमम पावर इतनी ट्रांसमिट हो रखी थी, तो वही यहाँ से मुझे सपोर्ट मिला कि हाँ जो मैं सोच रहा हूँ वो जो मैंने किया वो बिल्कुल सही था। ठीक है ना, इस वाले मेथड में कि मैक्सिमम पावर इतनी ट्रांसमिट हो सकती है, इसका एक कोफिशिएंट हमें ट्रांसफर हो रहा है। मैंने इसको पढ़ा, इसको भी समझा, और यहाँ से मुझे थोड़ा और आइडिया मिला, तो मैं एक फाइनल डिसीजन में पहुंच पाया कि ये एनर्जी वाला मेथड क्यों सही है। हालांकि इसमें मोमेंटम वाले मेथड पे क्यों कोई चर्चा नहीं है, बट हाँ क्योंकि ऑब्वियस सी चीज़ें उसमें दिख रही थी, ऐसे फ्लो खुद को समझ में आ रहे थे कि ऐसे ऐसे फ्लोज हैं उसके अंदर, इसलिए एक्सप्रेशन सही नहीं बन रहा है, वो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी और बिल्कुल सही आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, तो आई होप कि ये जो तुम्हारा डाउट था ये तुम्हारा क्लियर हुआ होगा, कौन सा मेथड ज़्यादा सही है, कौन सा मेथड में कमियां क्या हैं। ठीक है, और इसमें भी ये जो फॉर्मूला है ये मैक्सिमम कितनी पावर ट्रांसमिट हो सकती थी उसका है, उसका एक फ्रैक्शन ही ट्रांसमिट हो पाएगा। ठीक है, तो ये सब था यार, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था अगर मैं देखूं।
अगर तुम इसको हंट करना चाहो कि सोल्व करना है तुरंत, तो इतने डीप में तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं थी। बट हाँ, समझने के हिसाब से, समझने के पर्सपेक्टिव के हिसाब से बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जो तुम्हें एनर्जी और पावर के बारे में थोड़ी ज़्यादा अच्छी समझ देगा। ठीक है? तो ठीक है, आज के लिए इतना ही यार। ये क्वेश्चन क्योंकि बच्चों ने मुझसे पूछा था और दोनों मेथड में कंपैरिजन के लिए पूछा था, तो मैंने सोचा इस पे वीडियो ही बना देता हूँ, सभी देख लेंगे, सभी के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। क्योंकि ऐसे कन्फ्यूजन सभी जगह हैं, किसी टीचर ने इस मेथड से कर रखा है, किसी ने इस मेथड से कर रखा है, और प्रोपोर्शनैलिटी पूछी थी तो कोई फ़र्क पड़ भी नहीं रहा था। बट बच्चों के मन में जो डाउट होता है, मैंने वो क्लैरिफाई करा है। ठीक है? तो बाकी मिलते हैं ऐसे ही, बढ़िया-बढ़िया सी चीज़ें तुम्हें, बढ़िया-बढ़िया से लेक्चर और क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस तुम्हें मिलते रहेंगे। और अभी मैं जल्द ही जेईई मेन 2026 के लिए अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, तो स्टे ट्यून्ड। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।